हाँ जी गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि जब हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है कि देखो, जब हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो ऑब्वियसली हमें उस चीज़ पे बुरा लगता है, तो हमें रोना भी आता है। हो सकता है हम कई बार उस चीज़ को लेके रिग्रेट फ़ील करते हैं कि हम फ़ेल हो गए और कोई जो हमारे साथ था वो पास हो गया, उनका वो अटेम्प्ट कह लो या मतलब जो भी है, उनके एग्ज़ाम क्लियर हो गए और आप उनसे एक स्टेप पीछे हो गए। तो हमें उसमें सबसे ज़्यादा बुरा तो यही लगता है कि हम रह गए हैं, कोई और पास हो गया तो शायद हमें अच्छा भी लग जाता है कि चलो कोई बात नहीं, किसी और का निकल गया। बट अल्टीमेटली हमें दुःख ये होता है कि हम फेल हो गए। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको रिग्रेट होता है, आपको रोना आता है और हो सकता है आपको जब तक मतलब मुझे लगता है कि आपको 2 दिन, 4 दिन जब तक आपको लगे ना कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट नहीं करना है या आपको ये सोचना है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस एग्ज़ाम को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, तो आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पेशेंस रखो। और हाँ, अगर आपको रोना आ रहा है उस चीज़ पे, आप रो लो, जी भर के रो लो। एक्चुअली रोने से फिर आपका आई थिंक मन हल्का हो जाता है थोड़ा। और अगर आप 2 दिन 4 दिन लगातार रोओगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि आप रो के भी आप थक जाओगे। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि बस अब तो मैं बहुत रो लिया, तो अब देखते हैं मुझे और क्या करना है आगे, मुझे वो चीज़ कंटिन्यू करनी है, नहीं करनी, या फिर आगे किस तरह से पढ़ाई करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि ऑब्वियसली आपको बुरा लगता है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, आपसे कुछ गलती हुई। अब जैसे मैं सीए कर रहा था तो मेरे भी अटेम्प्ट लगते थे, मैं उन्हीं चीज़ों को आपको दोबारा पढ़ना पड़ता था। 6-6 महीने बाद अटेम्प्ट आता था, तो मतलब बहुत ही बुरा लगता था कि एक चीज़ हमने पढ़ी, फिर हमने उसके एग्ज़ाम दिए, 4 महीने से हम उसकी तैयारी कर रहे थे, फिर पेपर देने के बाद 2 महीने का ब्रेक हो जाता है, तब तक रिज़ल्ट भी नहीं आता और फिर रिज़ल्ट आता है, फिर फेल हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर 4 महीने और पढ़ाई करो, फिर पेपर दो। तो अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत ही हर्ट करती हैं और फिर ऑब्वियसली आपकी इतने टाइम की मेहनत होती है, आपने पढ़ाई कर रखी होती है और फिर आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने हैं फेलियर के बाद, तो बुरा लगता है। बट उस चीज़ को आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है, उस चीज़ से लर्न करना है। और लर्न आप कैसे कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, देखो मेनली क्या होता है कि आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया, तो अगर आप किसी पेपर में 10, 20, 30 नंबर से रह गए, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 5-10 नंबर से रह गए, मतलब एक स्मॉल डिफरेंस था, तो आई थिंक हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत और उस पे वर्क करना है, एक बार दोबारा से आपको पढ़ाई करनी है, तो आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा रहता है कि आप काफ़ी मार्क्स से रह रहे हो, जैसे 30-40 मार्क्स या मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स से आपका रह रहा है, तो आई थिंक वहाँ पे बहुत सारे रीज़न्स आ सकते हैं। या तो ये रीज़न हो सकता है आपके रहने का कि आपकी रिविज़न्स कम हैं, या ये रीज़न हो सकता है कि आपने प्रेज़ेंटेशन अच्छे से नहीं करी, या फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो इन सब रीज़न्स की वजह से होता है कि आपके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं। अब क्या रहता है कि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं करी, आप उस चीज़ को टाइम पूरा नहीं देते हो या आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। और एक चीज़ मैंने आपको बोली, प्रेज़ेंटेशन की कमी, एक ये चीज़ भी बहुत देखी गई है कि प्रेज़ेंटेशन आप उस तरह से नहीं लिखते हो। जैसे हम सीए एग्ज़ाम की बात कर लें, तो आप आईसीआई के अकॉर्डिंगली आप प्रेज़ेंटेशन नहीं करते हो, तो आपके मार्क्स वहाँ भी बहुत डिडक्ट होते हैं, और ख़ासकर थ्योरी पेपर्स में। तो आपको क्या करना होता है, जैसे आपने पेपर दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ, तो सबसे पहले आप उसकी रीचेकिंग का फॉर्म भरो। मतलब आप पेपर निकलवाओ अपने और ये देखो कि आपको मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे, और जो क्वेश्चन पेपर जो आया था उसके जो सजेस्टेड आंसर आते हैं उनसे मैच करके देखो कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी की आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है या आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इवन मतलब मैंने कई अपने फ्रेंड से सुना है, वो ऐसे बोल देते हैं कि आईसीआई की तो मेरे से कोई दुश्मनी है, या फिर मतलब पता नहीं, उनको ऐसा लगने लगता है कि सिर्फ उन्हीं के मार्क्स नहीं आ रहे, उनको नंबर नहीं मिल रहे। और कई बार उनसे मैं पूछता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने पढ़ाई ढंग से करी नहीं, मतलब पूरा टाइम ही नहीं दिया। अगर उन्हें 2 महीने एटलीस्ट देने चाहिए पढ़ाई को, तो वो लास्ट में 1 महीना दे रहे हैं। और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि अब उनका 1 महीने पढ़ लिया उन्होंने और उनका ग्रुप क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता ना, आपको टाइम भी तो पूरा देना होता है उस चीज़ को। अब जो बंदा उस चीज़ पे पिछले 2 महीने, 4 महीने से लगातार पढ़ रहा है, उस चीज़ की मल्टीपल रिविज़न्स कर रहा है, तब जाके उसका ग्रुप क्लियर होता है। और आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही नहीं करना होता, अपने एमटीपीज़, आरटीपीज़, पास्ट पेपर, इन सबको अच्छे से एनालाइज़ करना होता है, तभी आपका ग्रुप क्लियर होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम लैग करते हैं। मतलब अल्टीमेटली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरे भी अटेम्प्ट लगे थे, मैं भी फेल हुआ, मुझे पेपर दोबारा देने पड़े, तो
मतलब मैंने अपने आप को सबसे पहले तो ये मनाया कि गलती जो करी थी वो मैंने ही करी थी, किसी और ने नहीं करी थी। मतलब मेरे अंदर ही कुछ कमी रह गई थी जिस वज़ह से मैं फ़ेल हुआ। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता था कि किसी और की वज़ह से मैं फ़ेल हुआ या फिर मतलब किस्मत में नहीं है या इस तरह से, मतलब कुछ भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दिए मैंने। बस मुझे लगता था कि हाँ, मैं ही कहीं पे लैग कर रहा हूँ, तो बस मैं ये सोचता था मैं नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव कैसे करूँ। जैसे एक बार मुझे याद है कि सीए इंटर में मैं फ़ेल हुआ था, तो आई थिंक वहाँ पे ऐसा था कि मेरे 2-3 अटेम्प्ट लग गए थे सेकंड ग्रुप में, और सेकंड ग्रुप मेरा तब 4th अटेम्प्ट में निकला था। आई थिंक मैक्सिमम मेरे पूरे सीए जर्नी में अटेम्प्ट वहीं लगे हैं जहाँ मेरा 4th अटेम्प्ट सीए इंटर में लगा। इवन मेरी सीए फाइनल तो काफ़ी मतलब पहले ही निकल गई थी, और मतलब इस तरह से रहा था कि सीए फाइनल में तो मेरे लास्ट ग्रुप में तो एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो मैं उन सारी गलतियों से सीख गया था। एक्चुअल में हुआ क्या था, सीए इंटर के टाइम पे जब 3 अटेम्प्ट लगे थे ना, तो मेरे को लगा, मैंने कहा कि 3 अटेम्प्ट तो बहुत ज़्यादा हो गए। मतलब होता ना, आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ा नहीं हुआ, फिर दूसरी बार पढ़ा नहीं हुआ, फिर तीसरी बार भी पढ़ा आपने पूरा मन लगा के कि इस बार तो हम निकाल ही देंगे, और फिर भी क्लियर नहीं हुआ। तो उस टाइम पे मुझे गुस्सा आया था कि इन्होंने मेरे को पास कैसे नहीं किया, तो मुझे पास होना है किसी भी तरीके से। तो उसके बाद मैंने फिर से और मेहनत करी थी, और मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल और भी अच्छे से करा था, जो एमटीपीज़, आरटीपीज़ थी वो और अच्छे से करी थी। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि मैंने कभी औरों में गलती नहीं निकाली, सिर्फ़ यही सोचा कि मेरे में क्या कमी है, जो मैं उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे उस चीज़ पे ध्यान देना है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। मेरी प्रेज़ेंटेशन में कमी है, मेरे निमोनिक्स बनाने में कमी है, मतलब मुझे चीज़ें रिकॉल नहीं रहती, या मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक नहीं है, या मैं क्वेश्चंस को वहाँ पे ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह के रीज़न्स होते हैं कि हमें लगता है कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे, जबकि वो बच्चे भी तो हैं जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, जो बच्चे रैंक लाते हैं, वो भी तो पढ़ते ही हैं ना। और ऐसा तो है नहीं कि आप सिलेबस कोई और पढ़ के जा रहे हैं, वो कुछ और पढ़ के जा रहे हैं। सिलेबस तो सारे सेम ही पढ़ के जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क होता है, अपने लिखने के तरीके का फ़र्क होता है, लेकिन 19-20 का फ़र्क हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले के 400 नंबर आ रहे हैं, तो आपके 150 नंबर आएँगे। मतलब इतना डिफ़रेंस नहीं होता ना, 5, 10, 15, 20 नंबर का डिफ़रेंस हो सकता है। इससे ऊपर डिफ़रेंस नहीं होता। अब जो क्लियर कर रहा है और जिसके ग्रुप में एग्ज़ाम्शंस आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप एटलीस्ट 50% पासिंग मार्क्स तो अपने ले ही सकते हो। तो अल्टीमेटली बात यही है कि आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी और की वज़ह से मैं रह गया। मतलब रीज़न्स नहीं देने चाहिए उस चीज़ के। वो ठीक है, चलो कभी किसी की मजबूरी हो गई कि वो पढ़ नहीं पाया, या उसके घर पे कुछ इश्यू हो गया, उसको खुद को कुछ चोट लग गई या कुछ भी हो गया, तो वो पेपर देने नहीं जा पाया, या वो ढंग से नहीं पढ़ पाया। तो अब आप अगर ढंग से नहीं पढ़ पाए, तो आप अपने आप को तब सेल्फ सैटिस्फाई कर सकते हो कि हाँ ठीक है, मेरी तैयारी नहीं थी, तो मुझे पता था मेरे मार्क्स नहीं आएँगे। लेकिन अगर आप पढ़ के जा रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं ना कि फिर आप सोचो कि अब कैसे क्लियर नहीं हुआ। मतलब आप पढ़ के गए, तो किसी की पर्सनल आपसे दुश्मनी नहीं है। आपने ही कुछ चीज़ों में कमी छोड़ी ना, या तो आपने उस चीज़ को टाइम कम दिया, या आपको कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं थे, या आपको चीज़ें आती हैं लेकिन आपने रिवीज़न अच्छे से नहीं करी थी, तो वहाँ टिप्स पे चीज़ें याद नहीं थी आपको, या फिर आपने प्रेज़ेंटेशन इतना अच्छा नहीं किया कि कहीं न कहीं आप मार खा गए, तो आपका ग्रुप रह गया। तो अब है क्या मेनली चीज़ कि जब भी आप फ़ेल हो जाते हो, तो सबसे पहले आप अपना पेपर निकलवा के देखो। जब आप अपना पेपर निकलवा के देखोगे, तो आपको उसमें पता चलेगा कि क्या-क्या गलतियाँ हैं, कैसी कमियाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वो चीज़ होती है। जैसे कुछ दिन तो आपको लगते हैं ठीक है, आपको बुरा लगा, आपको रिग्रेट होता है, या आपको बुरा फ़ील होता है, आपको रोना आता है पेपर के बाद, रिज़ल्ट के बाद आपका क्लियर नहीं हुआ। बट अल्टीमेटली आपको क्या करना है, उसके बाद आप फिर से पढ़ने बैठो, और ये सोच के पढ़ने बैठो कि मैंने जो गलतियाँ करी हैं मैं इम्प्रूव करूँगा। 4 लोगों से और डिस्कस करो कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ सेल्फ एनालिसिस करो, अपने पेपर निकलवाओ, यूट्यूब पे उन स्टूडेंट्स की वीडियोज़ देखो, या उनके इंटरव्यू सुनो रैंक होल्डर्स के, कि उन्होंने किस तरह से किया था। क्योंकि आप वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो ना, जब तक आप अपने अंदर कुछ चेंज नहीं करोगे, थोड़ा इम्प्रूव नहीं करोगे, तो आपका रिज़ल्ट कैसे इम्प्रूव होगा? और मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ कि आपको किस तरह से, मतलब अपने फेलियर से आपको बाहर आना है, कि आप क्या कर सकते हो। सबसे बड़ी मोटिवेशन जो होती है, मैंने खुद नोटिस करी, वो ये है कि आपको डेली एक्सरसाइज़ करनी है। अब होता क्या है कि आप एक्सरसाइज़ करते हो ना, तो मैंने पर्सनली नोटिस किया कि हमारे अंदर ना थोड़ा-सा, मतलब एक्सरसाइज़ करने के बाद माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, थोड़ा-सा हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और डेली अगर हम एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनर्जेटिक लगता है, तो एक माइंड जो है हमारा, वो थोड़ा रिलैक्स रहता है, और हम थोड़े से पेशेंसफुल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर कि हाँ, चलो ठीक है, अभी नहीं हुआ, कुछ कमी रह गई थी, तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से करेंगे, तो पक्का चीज़ क्लियर हो जाएगी हमारी। और ऐसा नहीं होता कि आप कोशिश करो और चीज़ें क्लियर ना हो। देखो, कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि लक पे डिपेंड करता है, हमारे साथ लक नहीं था। मैं मानता हूँ लक की बात वहाँ पे आती है जहाँ आप 2-4 नंबर से रह रहे हो, तब आप
का कहना बनता है कि देखो मेरे 190 आए या मतलब मेरे 199 आए, 195 आए, तो मेरे 200 भी आ सकते थे, मेरे 205 भी आ सकते थे। वहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ कि चलो लक की बात है, लेकिन लक भी कितनी बार मतलब आप उससे भी कितनी बार मार खाओगे। अल्टीमेटली आप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जब आपके 195 आए तो एक दिन 200 भी आएंगे। आप हर बार जब हर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं वो लर्निंग कर्व वाला कंसेप्ट आपका काम करता है ना, कि हर नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आप फर्स्ट टाइम में उसे 10 मिनट लगा रहे हो, 20 मिनट लगा रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम में उसे कम टाइम लगेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप 2 मिनट में उसे सॉल्व कर दोगे फटाफट से। तो यही मतलब है कि चीज़ों को आप बार बार करो, उनको अच्छे से करो। इंस्टीट्यूट क्या डिमांड कर रहा है वो चीज़ों को देखो, और फेलियर के बाद मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, वहाँ से लर्न करो और वहाँ से ग्रो कर जाओ। मतलब ये नहीं आपको सोचना है कि अब मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा। या फिर कई बार क्या होता है, मैं एक जैसे वीडियो देख रहा था, एक अवध ओझा सर हैं, तो उन्होंने एक लाइन बोली कि हम जनरली क्या होता है ना, हम बहुत परेशान रहते हैं, हम या तो पास्ट को लेके परेशान रहते हैं या फ्यूचर को लेके। तो मैं इससे अपने सीए से लिंक कर सकता हूँ कि हम पास्ट को लेके हमें ये लगता है कि हमारे पहले भी इतने अटेम्प्ट लग गए तो हमारा पता नहीं आगे कैसे होगा, या हम फेल हो गए तो हमें और क्या इंप्रूव करना है। और दूसरी चीज़, हम फ्यूचर को लेके परेशान रहते हैं कि कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमारा तो मतलब अगर अगला अटेम्प्ट मुश्किल आ गया तो क्या होगा, रिजल्ट कम आ गया तो क्या होगा। अरे अभी जो टाइम आपके पास है उसमें तो तुम पढ़ाई करो ना, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। अब ये तो है नहीं कि जो चीज़ आपकी 2 महीने बाद होने वाली है उसके लिए आप अभी से सोचो। आप 2 महीने तो पढ़ाई करो ना, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उसके लिए आप अपना एट प्रेज़ेंट का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? मतलब वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए ना। और संदीप माहेश्वरी सर की भी मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो भी आपकी गलतियाँ होती हैं उसके लिए एक 4 स्टेप का प्रोसेस है कि आप उन चीज़ों को फेस करो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, आपसे ही गलती हुई है। और आई थिंक एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। हम किसी को ब्लेम करके सैटिस्फाई तो हो सकते हैं खुद से, लेकिन फिर हम गलतियाँ नहीं ढूँढ पाएँगे अपने अंदर, हम इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे। और इम्प्रूव हम तभी कर सकते हैं जब हमें लगेगा गलती हमारे अंदर है। तो इसलिए उसको, गलतियों को एक्सेप्ट करो, उससे लर्न करो और फिर आप वहाँ से ग्रो कर जाओ। तो हर बार मतलब मेरे साथ भी यही होता था, मैं कभी इसलिए अपने आप को ये नहीं सोचा, मैंने ये बहाना नहीं दिया कि सामने वाला मुझे फ़ेल कर रहा है या मेरी लक में नहीं है। मतलब मैंने इतनी मेहनत करी कि मैंने हर बार ये सोचा कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार नहीं हुआ, उससे अगली बार। लेकिन मुझे हर बार कुछ ना कुछ अपनी तैयारी में इम्प्रूव करना है, चाहे मैं अपना बुक्स चेंज कर रहा हूँ, चाहे मैं टीचर्स चेंज कर रहा हूँ, वीडियोज़ देखना किसी और टीचर के कर रहा हूँ, चाहे मैं लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके से कर रहा हूँ, बट मैंने अपने तरीके बार-बार चेंज किए कि जिससे इम्प्रूवमेंट हो। और आई थिंक इवन एग्ज़ाम का टाइम भी ऐसा होता था कि मैं उस टाइम पे भी ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करके जाता था, लाइक सुबह, इवन अर्ली मॉर्निंग भी। तो आप 15 से 20 मिनट आपको मॉर्निंग में, 15 से 20 मिनट इवनिंग में एक्सरसाइज़ भी ज़रूर करनी है, ताकि आपका माइंड फ़ोकस्ड रहे और आप रिलैक्स रहें और पेशेंस आपके अंदर बना रहे, ताकि आप आगे अपना धीरे-धीरे ना फिर आपका मन करने लग जाएगा पढ़ाई करने का। जैसे अगर आपका रिसेंटली अभी ग्रुप कोई क्लियर नहीं हुआ या फेल हुआ है एग्ज़ाम में, तो आप अपनी एक्सरसाइज़ आप अपना डेली कंटिन्यू रखें, अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें, तो धीरे-धीरे आप देखना आपका खुद ही मन वहाँ से हटेगा और आप रिग्रेट करना या रोने के बजाय आप धीरे-धीरे आप ये सोचने लगोगे कि अब मुझे इसे क्लियर कैसे करना है। और एक फ्रेश स्टार्ट लें, अपना अच्छे से सोचें कि मैं और क्या कर सकता हूँ? मतलब अपने अंदर मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ? क्या मुझे कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ऐसा तो नहीं है कि मुझे कंसेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे, या कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम थी, तो वो हिंदी मीडियम से था, तो उसके साथ ये दिक्कत आती थी, वो इंग्लिश के मतलब क्वेश्चंस तो समझ लेता था कि क्वेश्चन के क्या आंसर हैं, लेकिन वहाँ अगर क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता था ना, तो उससे गड़बड़ हो जाती थी। अब उसने इतना इम्प्रूव करा है कि अब उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इस वजह से मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अंदर जो गलतियाँ, वो देखो ना कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, रेदर देन ये सोचने के कि मेरी लक में नहीं है या मेरे से नहीं होगा, या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव सोचने के। थोड़े दिन आप नेगेटिव रह सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप उस चीज़ को लेके फ़ोकस्ड रहोगे, आप ये सोच के बैठोगे कि नहीं, मुझे करना ही करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आज नहीं तो कल, 1 नहीं तो 2 अटेम्प्ट, 2 नहीं तो 3 अटेम्प्ट, वो क्लियर तो हो ही जाएगा आपका। और कई बार मेरे पास ये भी क्वेश्चन आता है, कई फ्रेंड्स भी हैं मेरे, वो भी ये पूछते रहते हैं कि टाइम सफिशिएंट है या नहीं है, मतलब अभी चाहे मैं 1 ग्रुप दूँ या 2 ग्रुप दूँ, तो मतलब मेरे पास पढ़ाई के लिए कितना टाइम है, या टाइम मतलब मैं किस तरह से यूज़ करूँ? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है टाइम सफिशिएंट है या नहीं। आपको दिन में 8 घंटे मिल रहे हैं, 10 घंटे मिल रहे हैं, जितना टाइम मिल रहा है पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने में अच्छे से टाइम लगाओ, और उसके अलावा अपना सोने पे ध्यान लगाओ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सोशल मीडिया को अवॉइड करो। ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया पे धीरे-धीरे करते-करते, मतलब कभी आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बहुत आप टाइम वेस्ट कर देते हैं। इससे बेटर है कि आप अपना कुछ एक्सरसाइज़ को टाइम डिवोट करें, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और फिर आप और अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। और
आपकी बॉडी भी सही रहती है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि आपको टाइम सफिशिएंट है या नहीं। अब ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं 4 महीने पहले ही ये सोचने लग जाऊँ कि मेरे पास बोथ ग्रुप्स के लिए टाइम है नहीं, तो फिर तो मैं तैयारी नहीं करूँगा ना। मतलब मैं ये सोचूँगा चलो कोई बात नहीं, फिर तो अगली बार दे लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। आप अगर फेलियर आपने फेस किया एग्ज़ाम्स में तो ठीक है, उसको ओवरकम करने का यही तरीका है कि 2 दिन 4 दिन आप रो लो, लेकिन अल्टीमेटली आपको वो चीज़ पे अपनी गलती समझ के उसे और अब उसे आपको इम्प्रूव करना ही है। तो आई थिंक मैंने आपको ये बता दिया, और जो भी 1-2 सर हैं अच्छे जिनकी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, मैंने आपको उनके बारे में भी बता दिया कि उन्होंने क्या अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो उनको भी अगर रिसेंटली अपने एग्ज़ाम्स में फेलियर मिला है तो वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बस मैं इसी के साथ वीडियो एंड करना चाहूँगा, और मैं लास्ट में आपको बिल्कुल लास्ट में वीडियो में अब ये बोलना चाहूँगा कि गाइस, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, ठीक है? टाटा।